चौरी देवीलाल जी ने कमेटी गठित करी, उसके चेयरमैन भानु प्रताप जी थे। कमेटी थी एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। राम आर्य जी कमेटी के मेंबर थे। भाजपा से श्री सूरज भान जी और सुशील शास्त्री जी, और उसके अंदर तमाम कृषि से संबंधित बड़े थिंक टैंक्स और अलग अलग राजनीतिक दलों के मेंबर पार्लियामेंटों की साझी कमेटी थी। उस कमेटी ने उस दफा भी ये सुझाव दिए थे कि मंडीकरण को खत्म किया जाए, क्योंकि किसान मंडी में आता है और किसान के साथ मंडी में भाव नहीं दिया जाता, उसका शोषण होता है। अगर किसान की फसल किसान मेहनत करके तैयार करता है और जब भाव की बात आती है तो चंद लोग ही मंडी में भाव तय किया करते थे। कि सरकार ने मंडियां खत्म नहीं की, सरकार ने इसके अलहदा 4 सब्सिट्यूट दिए किसान को कि आप अपनी फसल मंडी में भी बेच सकते हैं, आप अपनी फसल किसी प्राइवेट कंपनी को बेच सकते हैं, आप अपनी व्यापारी कहीं माल लेके जाए उससे कोई रोक टोक नहीं है। व्यापारी भाई का भी ख्याल किया। सरकार ने जो 7 से 14% टैक्स लगा रखे थे अलग अलग सेस के तहत, HRTF था चाहे वो एक्साइज था, वो तमाम चीजें सरकार ने विड्रॉ करके 1% पे लिया ताकि मंडी के अंदर व्यापारी का भी ख्याल किया जाए। तो ये जो मंडीकरण का अध्यादेश है ये व्यापारी के लिए भी और किसान के लिए भी दोनों को व्यापार करने के अंदर छूट दी है। किसान को ऑप्शन दिए गए हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन लेना है, ये किसान पे अपने आप पे उस पर डिपेंड है। जो भंडारण का एक अध्यादेश है जिसको हम स्टोरेज कहेंगे, उसके अंदर भी सरकार ने किसान को भी, किसान समूह, किसान सोसाइटी, व्यापारी, कॉरपोरेट, कोई भी कंपनी चाहे वो छोटा किसान है, अपना उपज किया हुआ अनाज, अपनी उपज की हुई फल सब्जी खुद स्टोर कर सकता है और स्टोर करने के बाद मार्केट भी अपने आप जाके बेच सकता है। लेकिन सरकार ने इसमें कैप लगाई है कि कोई भी दलहन और तिलहन जिसके बाजार भाव 1.5 गुना से ऊपर हो जाए, कोई फल और सब्जी जिनके बाजार भाव से दुगने रेट हो जाएं, तो सरकार उन चीजों पे कैप लगा के उन्हें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल के वो चीज अपने अंडर लेके और वो वितरण जो प्रणाली है वो सरकार करेगी। उससे कालाबाजारी खत्म होगी, आम उपभोक्ता को जेब पे बोझ नहीं पड़ेगा। तो ऐसा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह अध्यादेश किसानों के लिए काला दिवस और काली रातें काले आगे जो भविष्य लेके आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा वो लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दुकान उनकी खत्म हो चुकी है, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि आगे वो लोगों के बीच में क्या प्रचार करें, क्योंकि एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने हिंदुस्तान में 60-70 राज किया। और जिस टाइम 60-70 साल राज किया
उस टाइम लिटरेसी प्रतिशत जो था 8 से 18 था, और आज पढ़े लिखे जो हैं वो 62-63% है, सवाल करने में सक्षम है। ये अध्यादेश किसान को भयमुक्त करने के लिए है। पिछली सरकारों ने किसान के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर रखा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भय का वातावरण दूर किया, अंधेरा दूर किया, किसान को उजाले में लेके आने का काम किया है। क्योंकि राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग एक भय का वातावरण क्रिएट करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कॉरपोरेट आता है, कॉरपोरेट आएगा तो सामान खरीदेगा। बीडी अग्रवाल जी ने किसान का गुआर 35,000 रुपए से लेके 48,000 रुपए परचेज किया। उससे पहले गवार का भाव 1400, 1700, 1800, 2200 रुपए। अगर कॉरपोरेट ना आते तो क्या किसान को 35,000 रुपए गुआर मिलता? क्या किसान को 48,000 रुपए क्विंटल गुआर मिलता? कॉरपोरेट आएगा तो कॉरपोरेट इंटरनेशनल मार्केट में अपना व्यापार ढूंढेगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो व्यापार देखेगा तो हमारा उत्पादन किया हुआ बिकेगा। तो ये सारी चीजें जो अध्यादेश में आई हैं किसान को मजबूत करने के लिए, मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसान की आय दुगनी कैसे हो, किसान मजबूत कैसे हो, इस ओर ध्यान दिया है। और जब से भाजपा ने सरकार गठन किया 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तब से लेके आज तक हर फसलों के भाव बढ़े। आपको तथ्य आधारित चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि आज किसान को बरगलाने के लिए कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है। और कांग्रेस के ही घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने स्वयं माना है कि हमारी सरकार आती है तो हम ये काम करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, देश के अंदर जिस परिवार ने राज किया पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों दर साल, उस परिवार ने इस देश को क्या दिया? कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो शुरुआत में उन्होंने लिखा है, क्या भारत एक स्वतंत्र व लोकतांत्रिक देश होगा? क्या भारत के लोग भय से मुक्त होंगे? अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने, काम करने, खाने पीने, स्वच्छता से जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे? क्या गरीबी से मुक्ति पाने के लिए अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को परिपूर्ण करने के प्रयास के लिए स्वतंत्र होंगे? मैं कहना चाहूंगा, ये घोषणा पत्र 2019 का है। उन्होंने शुरुआत में क्या लिखा? भय, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता। अरे भाई, आपने 60 साल हमें दिया क्या? ये 6 लाइनें ही थी। इन 6 लाइनों से ही तो खौफ का माहौल पैदा किया आपने। और उसके बाद एक पैरा छोड़ के उन्होंने लिखा, क्या भारत विकास की लहरों के साथ अपने सभी नागरिकों को ऊपर उठकर उन्हें गरीबी, बार बार गरीबी का, ताकि हर इंसान के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि आप सक्षम नहीं हो, आप लोअर मिडिल क्लास हो, आप गरीब हो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। और उसके मन में इतनी कमजोरी पैदा कर दी कि उसके मन में कभी ये भाव ही नहीं आया कि तू किसान है, जमीन का मालिक है। भाजपा सरकार ने वोट की राजनीति नहीं की। भाजपा सरकार के जो एजेंडास थे, जिन एजेंडेस के तहत आम लोग को इसकी सहूलियत मिले, वो एजेंडा पूरा किया। इस इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा पाने के लिए यह अध्यादेश लाया है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देश के किसी कोने में जाके अपना माल बेच सकता है। कश्मीर का नौजवान चुटाला गांव की गलियों में खेस बेच सकता है, तो चुटाला का नौजवान मणिपुर के अंदर जाके अपना किन्नू बेच सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर एमएसपी भी हम लागू कर दें
तो एक किसान 1 एकड़ में 60 से 65 हजार की गेहूं निकाल सकता है। तो 60 से 65 हजार में वो अपना परिवार पाल लेगा। मैं इन किसान जो ये नेता बने हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं और जो इनको सपोर्ट करने वाले राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप किसान के हितैषी हो या किसान के दुश्मन हो? अगर कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं आएगा तो हमें मैनेजमेंट सीखने का मौका मिलेगा कि वो किस शैली से, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और किसान देख के सीखता है। आज मैं कोई टेक्नोलॉजी लाके काम कर रहा हूँ। मैंने इस दफा धान की बिजाई की है 21 किले और 21 दिन पानी नहीं लगाया। जैसे गेहूं बीजते हैं ऐसे धान बीजा। मेरा 1 महीने का मैंने पानी की बचत की, और जब मैंने बीजा तो मेरा टोटल बिजाई का खर्चा 1 एकड़ का सारी खादें, बीज सब डाल के, डीजल डाल के 4800 रुपये आया। कोई किसान भाई जो धान की रुपाई करता हो उसको पूछ लो हिसाब, 10,000 रुपये एकड़ का खर्चा है, 3,000 तो रुपाई है। और जब कद्दू करते हैं तो डीजल खपत और ट्रैक्टर का टूटना। और मैंने जमीन को तैयार किया गेहूं की तरह और गेहूं की तरह बिजान कर दी, और अब मेरा धान अब निकलेगा पर एकड़ का, उसका मैं भी आपको प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज किसानों के विषय को रख रहे हैं, आप जाके देखें मेरी तरह से कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे सेक्टर्स को देख के किसानी सीखी है। उसके साथ साथ एक अध्यादेश है, एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, किसान समूह किसान के साथ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ करती थी वो किसान और फार्मर के बीच में एक म्यूचुअल स्टैंप पे, उसका कहीं पे भी सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं था, कहीं पे भी वो सरकार के तहत दर्ज नहीं थी। दोनों समूह आमने सामने बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते थे, जो किसान को भी सहमत हो और एग्रीमेंट करने वाला समूह, कॉर्पोरेट पार्टी, कोई फर्म सहमत हो, उस सहमति से एग्रीमेंट होता था। और उस एग्रीमेंट को चैलेंज करने के लिए मात्र एक कोर्ट था, उससे अलग किसान कहीं अपनी गुहार नहीं लगा सकता था। चाहे वो ठेके का, चाहे वो उपज करके उसको वापस उपज देने का, वो एग्रीमेंट कोर्ट में ही, उनका विवाद होने पे कोर्ट में चैलेंज होता था। क्या आज तक कोर्ट के अंदर किसान जीता है? क्यों? क्योंकि जो फर्म वो इतनी सक्षम होती थी कि कोर्ट के अंदर मजबूत पक्ष रख देती थी। और पक्ष कौन रखता था? वकील के माध्यम से 1 लाख रुपए फीस वाला खड़ा कर देते थे। किसान तो बेचारा 2,000 से 5,000 बड़ा वकील करता है। इस चीजों के अंदर किस तरीके से किसान को न्याय जल्दी मिले, ऐसी क्या प्रक्रिया हो, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कोई भी आएगा वो सरकार के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके बाद जो हमारा इनकम टैक्स कानून है 1961, उसके तहत अपना इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराएगा। और जब दोनों जगह रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जो भी एग्रीमेंट्स करेगा फसल बायबैक के, वो पोर्टल पे डिस्क्लोज करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को सिक्योर करने का काम किया। कोई भी फर्म भागती है तो सरकार उसका एफडी डिपॉजिट करेगा और किसानों को उसका जो एफडी फिक्स किया हुआ उसने एश्योरेंस दे रखी है वो किसानों को देने का काम करेगा। तो इस तरीके से पहले फर्में भाग जाया करती थी और सुनने में आया करता था कि फलानी फर्म झोला चक्कर, और किसान भागता भागता मर जाया करता था, कोई सुनवाई नहीं। आज किसी भी विवाद हो तो आप 30 दिन के अंदर एसडीएम साहब के अपील और 30 दिन के अंदर अंदर किसान को न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। उसके बाद अगर फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर को अपील करे। अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो स्टेट पैनल में अपनी बात को रखे, और वहां पे भी संतुष्ट नहीं है
तो केंद्रीय सरकार ने भी पैनल निर्धारित कर रखा है जो हर स्टेट का अलग सुनवाई करे। गेहूं पे सरकार ने जो एमएसपी थी 1925 उसमें 50 रुपए की वृद्धि की। बारले पे जो एमएसपी 525 थी 75 रुपए की वृद्धि की। चने पे 4875 उसमें 225 की वृद्धि की। दलहन पे जो 4800 थी 300 रुपए की वृद्धि की। और उसके बाद सरसों पे 4425 पे 225 की वृद्धि की। और जो सनफ्लावर है उस पे 5215 पे 112 रुपए की वृद्धि की। दावे से कहता हूं किसान टेक्नोलॉजी पे आएगा, किसान अपने स्टोर बनाएगा, किसान अपने समूह बनाएगा और तमाम चीजें जिन चीजों के मंडियों में भाव अच्छे मिलेंगे उन चीजों को किसान स्टोर करेगा। सरकार क्या कह रही है? सरकार किसान को मजबूत बनाने का काम कर रही है। सरकार गांव में किसान समूह द्वारा मंडियों में किस तरीके से परचेज हो ऐसे व्यापार नए खोलने का काम कर रही है। जो किसानों का विरोध करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि किसान 40,000 की खेती करे, किसान 2 लाख की 3 लाख की खेती ना करे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार 2014-15 में बनी और उससे पहले जो पैडी के भाव थे कांग्रेस के राज में 1000 रुपए कुंटल, 1000 से 1200। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो पैडी का एमएसपी वो आज 1815 रुपये। कांग्रेस के राज में ज्वार का भाव 1030, भाजपा के राज में ज्वार का भाव 2550। कांग्रेस के राज में बाजरे का भाव 880, भाजपा के राज में बाजरे का भाव 2000 रुपये। कांग्रेस के राज में मक्की का भाव 880 और भाजपा के राज में 1760। उसके ऊपर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। अरहर का भाव कांग्रेस के राज में 3000 रुपए, भाजपा के राज में 5800, लगभग दुगना। साथियों मेरे पास ये लिस्ट है। अरे इस लिस्ट में तमाम किसान द्वारा उत्पादक किए गए चीजें के भाव कांग्रेस के राज में और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके आज तक जो भाव दिए, एक ही लक्ष्य एक ही ध्येय था कि किसान इस देश के अंदर अन्नदाता है।